हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे स्टार्ट लेंगे कुछ और करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें इंपॉर्टेंट है डीकार्बोनाइजेशन, विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, चिप 4 अलायंस, ब्रेन ईटिंग अमीबा, बेल कंडीशंस इन इंडिया एंड भारतीय इनिशिएटिव एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं जो डीकार्बोनाइजेशन है। एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक काफ़ी ज़्यादा एक एमिशन जब हो जाती है तो इससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसी वजह से हमने जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। तो जब हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं ताकि जो कार्बन है उसका जो उत्सर्जन है वो कम हो, उसका एमिशन को हमने रिड्यूस करना हो, तो उसको हम बोलते हैं डीकार्बोनाइजेशन। सो ओवरऑल इसके लिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएगा। एक्चुअली इसी से रिलेटेड जो इंडिया ने बहुत पहले एक अपनी कमिटमेंट्स को यहाँ पर वर्ल्ड के सामने रखा था, और वो कमिटमेंट्स आपने याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इंडिया के जो डीकार्बोनाइजेशन टारगेट्स हैं वो हमने जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको हम UNFCCC बोलते हैं, जब इसकी मीटिंग हुई थी 2021 के अंदर, कोप 26 बोलते हैं उसे, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि देशों की जो मीटिंग होती है, 26वीं बार हुई थी ग्लासगो में 2021 में। वहाँ पर भारत ने अपनी कमिटमेंट को ये शो किया था जिसका नाम है पंचामृत। पंचामृत के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर 500 गीगावाट, ये आपको ये पांचों के पांच चीज़ें याद रखनी है। ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं आपने मेनली। इसके अंदर क्या क्या बताया था इंडिया ने, जो कमिटमेंट रखी है कि 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट की, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, एनर्जी को जनरेट करेगा। जैसे हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी तरह से जो उस समय पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, वो 500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे उसको, जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले से यूज़ करते हैं, कोल जब जलता है तो उसकी वजह से कार्बन एमिशन होता है, तो वो है फॉसिल फ्यूल। तो आपको याद रखना है ये जो 500 गीगावाट है, ये हमने जो ऑब्टेन करनी है एनर्जी, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करनी है। नॉन फॉसिल फ्यूल से मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उससे करना है 2030 तक। ये सारे के सारे टारगेट्स आपको एग्जैक्ट याद हो तो अच्छा रहेगा। सेकंड हमने टारगेट रखा था यहाँ पे कि जो मीटिंग द 50% ऑफ एनर्जी नीड्स फ्रॉम द रिन्यूएबल बाय द 2030, दैट मीन्स 2030 में जितनी भी भारत की एनर्जी की डिमांड होगी उस समय पर, उसका 50% हम नॉन रिन्यूएबल, या इसको आप कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से, और बाकी 50% नॉन रिन्यूएबल से हम लेंगे। तो दैट मीन्स हम रिन्यूएबल सोर्सेज जिसके अंदर अगेन सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, इसी तरह से टाइडल एनर्जी वगैरह यहाँ पर, या थर्मल पावर से, जो मैं थर्मल पावर यहाँ कहने का मतलब है जियो थर्मल जो एनर्जी है, जो कि भूतापीय अर्थ के नीचे बहुत सारी जो एनर्जी है उसको हम चैनलाइज करते हैं, और उससे हम अपने जो वाटर है उसको वेपराइज करते हैं, और उससे टरबाइन को मूव किया जा सकता है, और ऐसे एनर्जी बनती है। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है कि 2030 में 50% जो एनर्जी की डिमांड होगी उसे हम पूरा करेंगे, और मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे रिड्यूसिंग द CO2 एमिशन बाय द 1 बिलियन टन्स बाय द 2030। दैट मीन्स जो CO2 का एमिशन है उसको हमने रिड्यूस करना है बाय दी 1 बिलियन टन बाय 2030, ये भी डायरेक्टली याद रखना है आपने। और उसके बाद कटिंग दी कार्बन इंटेंसिटी बाय द 45% बाय 2030। दैट मीन्स जो आप अपनी इकोनॉमी के लिए जितना कार्बन को एमिट करते हो, जैसे मान लीजिए हमारी इकोनॉमी को अपना बूस्ट करने के लिए हम व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलाने स्टार्ट कर दें, या बहुत सारी एनर्जी जो थर्मल पावर से स्टार्ट कर दें बनाना, तो जितनी एनर्जी, जितना हम कार्बन रिलीज़ करेंगे उतनी इकोनॉमी को अचीव करने के लिए टारगेट्स को, उतना हमने, अब मतलब जो कार्बन इंटेंसिटी है, यदि हम 100% पहले यूज़ कर रहे थे, कार्बन एमिशन कर रहे थे, अब हमने उसको 45% तक ले आना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कटिंग द कार्बन इंटेंसिटी बाय द 45% बाय 2030, टारगेटिंग द नेट जीरो एमिशन बाय 2070। दैट मीन्स भारत 2070 तक ऐसा देश हो जाएगा कि यदि हम कोई कार्बन एमिशन करेंगे भी तो उससे ज़्यादा तो हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैच कर लेंगे। दैट मीन्स नेट हमारा जो है ना जीरो कार्बन एमिशन होगा। कार्बन तब भी एमिट होगा, लेकिन हम उसको, कार्बन को जो हमने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया है उसको हम दोबारा से कैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये पांचों के पांच टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार क्वेश्चंस में अपीयर हो चुके हैं। आपने याद रखना है यही इंडिया के डीकार्बोनाइजेशन से जुड़े हुए टारगेट्स हैं, जिन्हें हम पंचामृत बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमिकॉन इंडिया 2025 की। एक्चुअली क्या है कि जो अभी इंडिया ने एक माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है जिसका नाम है विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर।
एक्चुअली 2009 के अंदर इसी तरह का एक प्रोसेसर हमने डेवलप किया था, और ये पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। 2009 में उस प्रोसेसर का नाम था 16 बिट विक्रम 1601। तो अब उसका ये एडवांस वर्जन है। ये जिस प्रकार से जो हमारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, या लेट्स से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, इनके अंदर आजकल जो चीज़ें, जो चिप्स वगैरह डलती हैं, वो सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं वहाँ पर। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे प्रोसेसर्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह के जो प्रोसेसर हैं वो हमने अपने रॉकेट्स, जिन्हें हम लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, ये लॉन्च व्हीकल कौन से होते हैं, जिनके थ्रू भारत अपने सैटेलाइट्स जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर वहाँ पे रिलीज़ करता है, उन लॉन्च व्हीकल्स के लिए बनाए जाते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर। तो 2009 में हमने बनाया था, दैट वाज द 16 बिट विक्रम 1601। अब हमने उसका जो एडवांस वर्जन तैयार किया है जिसका नाम है विक्रम 3201। तो इसके साथ यहाँ पे आपको याद रखना है, ये इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसने डेवलप किया है, और सेमीकंडक्टर जो लेबोरेटरी है चंडीगढ़ के अंदर उसने इसको डेवलप किया है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। इसके साथ साथ कल्पना 3201 जो कि 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, उसको भी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो इसका एक्चुअली क्या है, जब हमारी स्पेस फ्लाइट्स होती हैं, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको अपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली टेम्परेचर कई जगह पे कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो टेम्परेचर कई बार -55 भी पहुंच सकता है, और यहाँ पे 125 डिग्री सेल्सियस तक ये माइक्रो प्रोसेसर इतने तापमान में भी काम करते रहते हैं। इसीलिए ये स्पेस फ्लाइट में लगाए जा सकते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस ये है। और इस प्रकार से जो पहले भी एक्चुअली क्या है कि भारत इस तरह की टेस्टिंग कर चुका है ऑलरेडी। भारत का एक पुराना यहाँ पे मिशन है स्पेस, जिसे आप कह सकते हैं कि स्पेडेक्स मिशन, PSLV C60 मिशन बोलते हैं उसे। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे मिशन के, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या आप एज अ होमवर्क इसको ज़रूर एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसके अंदर वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज सेमिकॉन इंडिया 2025। सेमिकॉन इंडिया क्या है एक्चुअली, एक प्रकार से यहाँ पर जो जितने भी सेमीकंडक्टर्स को हमने कैसे डेवलप करना है उससे जुड़ी हुई एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। एक हमने एक कह सकते हो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसके अंदर हम कैसे चिप डिज़ाइन करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे फैब्रिकेशन होना है उसका। तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको सपोर्ट करने के लिए अभी हमने सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका थीम आप ज़रूर याद रखिएगा, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। वहाँ पर आपको 3-4 थीम्स दे देगा वो, आपको उनमें से ये वाला थीम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो हो सकता है पिछले कुछ थीम्स को भी वहाँ पे मैच या मिक्स कर दे वहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ ही टॉपिक है विच इज़ द चिप 4 अलायंस। ये आप इसी के साथ इसको अटैच करके पढ़िएगा। यहाँ पर 4 कंट्रीज का ग्रुप बताया गया है। ये देखिए, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। एक यूनाइटेड स्टेट्स को अगर आप छोड़ देंगे, बाकी 3 कंट्रीज पास पास में, आप इनको थोड़ा एज अ ब्लॉक याद रख सकते हो इनको, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। गाइस याद रखना है, अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ताइवान है, 60% के आसपास अगर वर्ल्ड में कहीं पर सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो अकेले ताइवान से हो रहा है। और क्योंकि सेमीकंडक्टर्स इतनी बहुत बारीकी से और बहुत प्रिसीजन के साथ इसके अंदर काम करना पड़ता है, अदरवाइज ये सेमीकंडक्टर फेल हो जाते हैं। हमारी कार्स के अंदर सेमीकंडक्टर्स जलते हैं, हमारे फ्रिज, रेफ्रिज, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आज के टाइम में, वहाँ पर इनकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ताइवान इनके अंदर काफ़ी मेन है। और अब जो ये चिप 4 अलायंस, एक इस प्रकार का अलायंस 2022 में बनाया गया था। 4 देशों का समूह है जो कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और मतलब दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी एक इमेज या अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, ताकि वर्ल्ड में ये एक मेजर सप्लाई चेन का काम कर सके। तो आपने ये 4 कंट्रीज का नाम याद रखना है, और ये 2022 में यूएसए ने इसको स्टार्ट किया था, चिप 4 अलायंस को। तो जैसे मैंने ताइवान को बताया आपको, दैट मोर देन जैसे 60% अगर सेमीकंडक्टर है वर्ल्ड में तो यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। और साउथ कोरिया, सैमसंग है वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पे है। जापान के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा जो एक माल है वो तैयार किया जाता है। और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स से रिलेटेड लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ये इसके पास है। तो इस प्रकार से ये चारों कंट्रीज़ का आपस में सहयोग देते हुए बढ़ रहे हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4 कंट्रीज़ का नाम पता हो, चिप 4 अलायंस में ये आती हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। यहाँ पर याद रखना है आपने, रिसेंटली वो आपसे पूछ सकता है कि इस प्रकार की जो एक डिसीज़ है या इस प्रकार की जो प्रेवलेंस है वो हमें कहाँ देखने को मिली, तो आपका आंसर होगा कि केरला के अंदर हमें प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, जो कि एक ब्रेन इन्फेक्शन है, जिसे मतलब किसकी वजह से होता है, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। तो आपको वो सिंपल याद रखना है, ये इससे डेथ हो सकती है। और अभी बस आपको वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है मे बी, कि ब्रेन ईटिंग एमीबा रिलेटेड जो अभी डेथ ऑब्जर्व की गई है वो कहाँ पर ऑब्जर्व की गई है, तो आपने यहाँ पे बोलना है कि वो डेथ जो है केरला के अंदर ऑब्जर्व की गई है। और इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है ये, दैट इज ही नाइग्लेरिया जो फोलेरी एमीबी और दी ब्रेन ईटिंग एमीबा, वैसे इसका नाम नहीं आएगा, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और आमतौर पर ये कंटेमिनेटेड वाटर्स, क्योंकि जो एमीबा होता है ना ये गंदे पानी के अंदर आमतौर पे मिलता है और फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, तो उसकी वजह से ये डिसीज़ होनी शुरू हुई है वहाँ पर। और हालांकि ये पानी पीने की वजह से नहीं हुई है, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, अभी तक तो यही इसकी फाइंडिंग्स हैं। और इसका मोर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 95%, मतलब जिसको हो जाएगा चांस है कि उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें ब्रेन को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ब्रेन इन्फेक्शन है इसकी वजह से। और 1 से 18 दिन के अंदर जो है ना, मतलब पर्सन की डेथ हो सकती है। और जैसे ही विद इन जैसे 5 डेज जब ये स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इसके लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। कोई इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, बाकी फिलहाल फिर भी कुछ ड्रग्स के साथ इसको मैनेज किया जा रहा है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकानाजोल और एम्फोटेरिसिन बी। आपको ये याद नहीं रखने हैं, ये डॉक्टर्स वगैरह जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं उनके लिए हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेल कंडीशन इन इंडिया, इसको थोड़ा समझना है आपने। एक्चुअली बेल होती क्या है, सबसे पहले आपको इसमें समझ आना ज़रूरी है ये, कि जब भी कोई पर्सन के खिलाफ लेट्स से कहीं पर कुछ अभी कोई ना कोई क्राइम अगर हो जाता है तो पुलिस जाकर किसी पर्सन को पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार करना बोलते हैं, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उस पर्सन को 24 आवर्स में जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है, या जैसे हम कहते हैं कि जो जज के सामने उनको पेश किया जाता है। जज साहब वहाँ पर उस पर्सन को वहाँ पे फाइंडिंग्स देखते हैं उस समय पर कि क्या इस पर्सन की गलती लग रही है जैसा पुलिस कह रही है, क्योंकि पुलिस बोलती है कि सर इसे जुडिशियल कस्टडी में या यहाँ पे पुलिस रिमांड दिया जाए, जिसका मतलब है कि पुलिस ये एक्सपेक्ट कर रही होती है जज साहब से कि जज उस पर्सन को पुलिस के पास मतलब रहने देंगे लॉकअप में, वहाँ पर लॉकअप में पुलिस उससे पूछताछ करेगी। या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये रहता है कि जो एक्यूज्ड है जिसे पुलिस गिरफ्तार करके लाई है, वो ये पर्सन अपनी दलील रखता है जज के सामने कि वो इनोसेंट है और उसे खामखा इस केस के अंदर फंसाया जा रहा है, और यदि उसे पुलिस को किसी भी तरह की उसकी मदद की ज़रूरत है तो वो पर्सन पुलिस की मदद के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसे जेल में ना रखा जाए, उसे बेल दे दी जाए। तो वो पर्सन जो एक्यूज्ड है वो अपनी दलील रखता हुआ जज को वहाँ पे एक अपनी बात रखता है उसके सामने। तो जज साहब के ऊपर ये एक प्रकार से ये उनका एक प्रेरोगेटिव है, उनका ये डिसीजन है कि क्या वो पुलिस की बात को मानते हुए उसे लॉकअप में रखते हैं या वो उस पर्सन एक्यूज्ड की बात को मानते हुए उसे बेल पर छोड़ देते हैं। तो बेल से संबंधित आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो भारत के अंदर पहले सीआरपीसी चलती थी, अब उसकी जगह चलती है दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो चैप्टर 35 है, उसमें सारी बातें लिखी हैं बेल से रिलेटेड। बेल से ही जुड़ा हुआ एक बॉन्ड भी होता है गाइस। देखिए बेल क्या होती है कि अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, जब पुलिस अपनी तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट बोलते हैं कि हमने ये पता कर लिया अपनी फाइंडिंग में कि ये पर्सन एक्यूज्ड है, फिर उनके ऊपर ट्रायल चलता है। ट्रायल का मतलब है कि उन्हें जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर ट्रायल का मतलब है कि अब उन्हें जज के सामने उस एक्यूज पर्सन को हर बार आना पड़ेगा जब जब उन्हें यहाँ पे बुलाया जाएगा। सो गाइज यहाँ पे ना जो बेल है वो क्या है, इट्स अ कंडीशन रिलीज, यानी कि आप व्यक्ति को छोड़ सकते हैं या जो एक्यूज है ट्रायल से पहले कि इस एजम्पशन के साथ कि वो एक प्रिजम्पशन हम लेते हैं कि वो पर्सन इनोसेंट है। जज साहब को अगर ऐसा लगता है तो वो उनको रिलीज या छोड़ सकते हैं बेल कंडीशन पर। इसी से जुड़ा हुआ एक बॉन्ड वर्ड भी आता है। बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर जो पर्सन है जो एक्यूज है जिसके खिलाफ अभी मतलब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, वो पर्सन जब यहाँ पे रिटर्न में लिख के देता है कि जी मैं मतलब जब भी मेरे को पुलिस बुलाया करेगी मैं आ जाया करूँगा, मैं केस में इनकी मदद करूँगा। और यहाँ पर जब कभी किसी पर्सन को जज साहब इस एक शर्त के साथ छोड़ते हैं कि आप यहाँ पर 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए जमा करवाइए फिर आपको जब जाने देंगे एज अ सिक्योरिटी,
तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड बेल बोलते हैं उसको, या बेल बेस्ड ऑन बॉन्ड। तो ये आमतौर पे कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे ये जज साहब के ऊपर है, और वैसे भी क्राइम और इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर ही जज साहब ये तय करते हैं कि कौन पर्सन कितने पैसे देकर ये मतलब बॉन्ड फिल करके वो बेल ले सकता है। अगर कोई पर्सन लेट्स से किसी ने 5 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिया और उसको बेल मिल गई, अगर वो बेल की शर्तों को तोड़ता है तो उसके पैसे जो है जब्त हो सकते हैं, ये यही लिखा है, फोरफीट हो सकते हैं वो जो कैश आपने वहां पे डिपॉजिट किया है। तो और इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कोई गरीब पर्सन है और वो पैसे नहीं अभी पे कर सकता और उसे बेल देनी भी ज़रूरी है, तो ऐसे में पर्सन रिकॉग्नाइजिंग जो एक रिकॉग्निनेंस का जो एक यहाँ पे बॉन्ड है उसको यहाँ पर उसको देखने के बाद वो पर्सन के बाद में आप कैश अरेंज कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये अरेंज कर सकते हो। तो आपको ना, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेल क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, और वो रिफंड हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति या तो उसकी सज़ा पूरी हो जाए या उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे साबित हों, उसके बाद उसकी बेल की रकम को वापस भी कर दिया जाता है। बेल बॉन्ड देखिए यहाँ पे, बेल बॉन्ड कब यहाँ पे फिल किया जाता है? एक प्रकार की गारंटी है जो कि किसी एक्यूज के फैमिली, फ्रेंड या उसका कोई एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, वो उसके नाम पर पैसे जमा करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेल बॉन्ड। तो आपको ये भी याद रखना है, ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आप अवेयर रहेंगे इनके बारे तो अच्छा रहेगा। गाइस एक्चुअली क्या था, जो हमारा पहले सीआरपीसी था उसमें दो तरह के क्राइम्स या दो तरह के ऑफेंसेस होते थे। एक होते थे बेलेबल। बेलेबल का मतलब है वो ऑफेंसेस जिसमें बेल मिलने की संभावनाएं हैं, जहां पे जज साहब आपको बेल दे सकते हैं और ये आपका हक है बेल प्राप्त करना, क्योंकि अभी आपके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। तब तक, जब तक आपके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए तब तक आप इनोसेंट कंसीडर किए जाते हो, इसीलिए बेल आपका एक राइट होता था। जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते थे, जहां पर आपको, इनको गैर जमानती बोला जाता है, यानी कि जहां पे जमानत नहीं हो सकती, बेल नहीं हो सकती, जहां पर उन ऑफेंसेस के अंदर मतलब एक ऑफेंसेस दो तरह के होते थे, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। और यहाँ पर अगर पुलिस चाहे तो जज के सामने कह सकती है कि ठीक है, हमें लगता है ये पर्सन नहीं है और आप यानी कि जज साहब आप इसको बेल दे सकते हैं, तो जज को लगता है तो वो बेल दे सकता है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलना राइट नहीं है पर्सन का, जबकि हर पर्सन का राइट है बेलेबल ऑफेंसेस में बेल प्राप्त करना, हर पर्सन का राइट है। इससे संबंधित आपको ये भी दो टर्मिनोलॉजी साथ में और एडिशन याद रखनी है। बेल, पैरोल और प्रोबेशन में क्या फर्क होता है? बेल एक प्रकार की गारंटी है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यानी कि केस शुरू नहीं हुआ है पर्सन के खिलाफ, पुलिस की तफ्तीश अभी चली रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को बेल मिल जाती है। इसके टेम्परेरी आप यानी कि फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हो, बेशक आप एक्यूज हैं उसमें, और ये आपको जज साहब ग्रांट मतलब वो देंगे। पैरोल क्या होती है? पैरोल आमतौर पे होती है जब कुछ समय के लिए व्यक्ति कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जेल से उसको बाहर आने दिया जाता है, बेशक वो उस समय पर अपनी सज़ा काट रहा हो। मान लीजिए कोई 10 साल की सज़ा काट रहा है और उसे घर पर कोई ज़रूरी काम है, जैसे कोई बच्चों की मैरिज से जुड़ा हो सकता है, तो उसे कुछ दिनों के लिए बाहर आने दिया जाता है जेल से, तो उसको बोलते हैं पैरोल। तो ये ना एक पैरोल बोर्ड होता है हर स्टेट के अंदर, वो ये तय करता है कि किस पर्सन को बाहर आने दिया जा सकता है और वो भी कितने समय के लिए। एक होता है प्रोबेशन। यहाँ पर कुछ समय के लिए ना, जब किसी व्यक्ति की चलती हुई सज़ा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और उसे, क्योंकि बाहर आने का मौका मिलता है ताकि वो अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल सके और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ एक प्रकार से वो ताल्लुकात बना के रख सके, इसीलिए यहाँ पर उसे प्रोबेशन पर रिलीज़ किया जा सकता है। और ये प्रोबेशन पर रिलीज़ कौन करता है? जज। तो आपने याद रखना है बेल और प्रोबेशन जो है जजेस ये प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो पैरोल है वो यहाँ पर पैरोल बोर्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे भारतीय इनिशिएटिव। इसमें आपने सिंपली याद रखना है कि हमारे एक यहाँ पर एक अथॉरिटी है विच इज़ नोन एज एपीडा। एपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर, ध्यान से देखिए यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मान लीजिए एग्रीकल्चर में मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे टोमेटोज को हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब है उसको कुछ और चीज़ बनाई, उसका प्रोडक्ट, दैट इज ही टोमेटो सॉस उसको कह सकते हैं हम। उस सॉस को हमने एक्सपोर्ट करना, यानी कि जो अथॉरिटी इस प्रकार के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है उसको बोलते हैं हम, दैट इज ही, उस एजेंसी का नाम है एपीडा।
तो एपीडा ने अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है भारती इनिशिएटिव। भारतीय इनिशिएटिव की फुल फॉर्म के अंदर आप देखेंगे भारत जो हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर द एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। दैट मीन्स ये एक ऐसा इनिशिएटिव है एपीडा का जिसके तहत भारत अपने जो एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस्ड फूड है उनके एक्सपोर्ट बढ़ाने में मतलब अब इस दिशा में बढ़ने लगा है। तो भारतीय आपको पूछा जाएगा दैट रिसेंटली भारतीय इनिशिएटिव इज इन न्यूज़, किसने दिया ये हो सकता है और इसका एक मोटिव क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके तहत हम क्या करने वाले हैं, 100 ऐसे एग्री फूड से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम इनोवेशन यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे और उनको क्या क्या ज़रूरतें, किन मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है उससे जुड़े हुए इनको हम तकनीक सिखाएंगे, और ताकि हम आने वाले 2030 तक $50 बिलियन का एग्रो फूड जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकें, ये हमारा टारगेट है। बाकी इसके अंदर अच्छी बातें हैं सभी वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में जो भारत का जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में कई प्रकार के ऐसे आहार व्यवहार संबंधित जो खान पान संबंधी कई प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो एक आप कह सकते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिसीज़ हैं उनको ठीक करने में हम इस प्रकार के फूड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर वही अच्छी बातें, यहाँ पे एआई का सहारा लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, लॉजिस्टिक्स अच्छे करेंगे और ये अच्छी बात है, इनको आप छोड़ सकते हैं। इससे भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन एपीडा के बारे में। एपीडा याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट ने इससे जुड़ा हुआ एक कानून पास किया था और उस कानून के बनने के बाद ही इसे 1985 में यहाँ पर बनाया गया था। तो ये इस अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोलना है आपने। और ये किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोकी, MOCI। इसका काम वही है, एक्सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मदद करना। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज फायर फ्लाइज के बारे में। एक्चुअली क्या है कि फायर फ्लाइज होती हैं जिनके अंदर ये उस तरह के छोटे छोटे फ्लाइज होती हैं जिनके अंदर लाइट आपने देखी होगी, जिसे जुगनू कहा जाता है आमतौर पे। तो उनकी बात हो रही है। ये बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहती हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अंदर मिलती हैं। ये आपने सिर्फ ये याद रखना है, दो जो मैंने वर्ड बोले हैं, ये और एक ये याद रखना है आपने। दूसरा, एक्चुअली ये न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जो इस तरह की फ्लाइज होती हैं उनके अंदर जो हमें लाइट एमिट होती हुई नज़र आती है वो कैसे डेवलप होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें लूसीफेरिन, लूसीफेरेज, ऑक्सीजन और ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनकी वजह से वहाँ पे हमें लाइट या वो जुगनू जो है ना एक जगमगाते हुए नज़र आते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि ये ना साइंस के लिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पर बहुत सारे फ्लाइज होती हैं ना, जुगनू चमक रहे होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीन है। तो इसीलिए आपने याद रखना है वो पॉल्यूशन फ्री एरिया को बता रही होती हैं। इसीलिए फायर फ्लाइज कैन बी द बायो इंडिकेटर्स, यानी कि जहाँ पे ये होंगे इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। तो एक प्रकार के इंडिकेटर हैं जिनको हम बोलते हैं बायो इंडिकेटर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे रिवाइज्ड नॉर्म्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसको थोड़ा समझना है आपको, ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। इसको कैसे समझना है हमने, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ ये है क्या। याद रखना है आपने 2023 में इसके रूल्स आए थे, ग्रीन क्रेडिट रूल्स के बारे में, जहाँ पर मान लीजिए मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है और मतलब 5,000 करोड़ की मेरी कंपनी है। जब कोई इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज बनता है, मान लीजिए मेरा एवरेज बना 100 करोड़, मेरी कंपनी तो 5,000 करोड़ की है, परंतु मेरा प्रॉफिट जो पिछले 3 साल में अगर एवरेज देखेंगे तो 100 करोड़ है, तो मुझे उसका 2% यानी कि 2 करोड़ रुपया मुझे मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए लगाना है। इसको हम बोलते हैं CSR, दैट्स अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे यहाँ पे कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनकी समाज के प्रति जो एक उत्तरदायित्व है उसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे। तो CSR एक्टिविटी के तहत हम जो ये 2 करोड़ रुपए मैंने अभी आपको गिनवाया वो मैं कहाँ कहाँ दे सकता हूँ, वो मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए दे सकता हूँ, लाइब्रेरी बनवा सकता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो पैसा दिया जा सकता है। इसी प्रकार से गाइस उस पैसे का प्रयोग जो है ना, जैसे मान लीजिए मैंने जहाँ पर अपनी फैक्ट्री ओपन की थी वहाँ पे पेड़ों को कट करना पड़ा था, तो अब उन पेड़ों को, क्योंकि मैंने नुकसान पहुँचाया इस एनवायरनमेंट को, तो इसीलिए मुझे किसी और जगह पर पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये
मतलब मैंडेटरी है ये, जितने पेड़ आप काटते हो उसका आपको सरकार को हर्जाना भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ फंड में जो पैसे जा रहे हैं हर्जाने के तौर पर, उन पैसों से कहीं और पर पेड़ लगाए जाते हैं किसी खाली पड़ी हुई जगह पर, ताकि उस खाली पड़ी हुई जगह, यहाँ पे जो नुकसान हुआ पेड़ों का या एनवायरनमेंट का, उसे कहीं और पेड़ लगाकर पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कैंपा रूल्स बोलते हैं, CAMPA रूल्स, कैंपा। तो आपको ना इसमें जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आपने सिर्फ वो याद रखने हैं। एक्चुअली क्या है कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमें एक प्रकार का एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है कि यहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी है इंडिया के अंदर जहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं। यदि मान लीजिए मेरी कंपनी ने, मेरी वही कंपनी है 5,000 करोड़ की, मैंने उस कंपनी का मैंने आपको सारा बता दिया कि अब मुझे पता लग गया इस खाली पड़ी जगह पर अब मैंने पेड़ लगाने हैं, और मैं जब पेड़ लगाने वहाँ पर गया तो जो पेड़ लगाने से मुझे क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट का मतलब ये है सरकार आपको रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ आपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एफर्ट किए हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो हर पेड़ के लिए आपको एक यहाँ पे क्रेडिट पहले मिलता था। तो आपको इसमें याद रखना है दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जब जब आप यहाँ पर कोई इस तरह से पेड़ लगाते थे तो आपको एक क्रेडिट मिल जाता था, और फिर वो क्रेडिट लेकर वो आपको पेज मिल जाता था, उस पेज को लेकर आप किसी बाकी कंपनी जिनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे उनके साथ आप उसका एक्सचेंज कर सकते थे, उनको सेल कर सकते थे। सो गाइज यहाँ पे ना आपको ये याद रखना है, यहाँ अब इन रूल्स के अंदर चेंज कर दिया गया है अभी रिसेंटली। पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है ये सारी एक्टिविटी किस एक्ट के तहत हो रही है, तो आपने कहना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत के अंदर जो खाली पड़ी जगहें हैं जहां पर अभी कुछ नहीं हो सकता या वहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, तो उन जगहों पर हम फॉरेस्ट लगाना स्टार्ट करें, पेड़ लगाना स्टार्ट करें, ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। सो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर अगेन एक चीज याद रखनी है आपने, इसको देखने वाली जो एक एजेंसी है उसका नाम क्या है, ICFRE, जिसका फुल फॉर्म है दैट्स इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और इसे कौन पूरा करता है, मतलब देख रेख इसकी चल रही है ICFRE की, और यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको लागू करता है या कंप्लीट करता है। इस प्रकार से जो है ना, यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया था कैंपा रूल्स हैं, वही है एक्चुअली कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, जिसका मतलब है कहीं आपने अगर नुकसान पहुंचाया है पेड़ काट कर, तो कहीं दूसरी जगह पर पेड़ लगाकर आप उस नुकसान को पूरा करें, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो इस प्रकार की जो CSR या ESG ऑब्लिगेशंस हैं हमारे सोसाइटी के लिए, उनको हम पूरा कर सकते थे पेड़ लगाकर। सो गाइज यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम के अंदर ना अभी कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस आपको मैं बता रहा हूँ, आपको वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले चेंज ये आया है कि मान लीजिए मेरी उसी कंपनी ने जहाँ से कहीं और खाली पड़ी जगह पर हमने पेड़ लगाए थे, उस जगह पर पेड़ लगाने से पहले तो मुझे एक पेड़ पर एक क्रेडिट मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तक हर पेड़ 5 साल की एज पूरी नहीं कर जाता तब तक आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है हर पेड़ जब 5 साल पूरे कर लेगा अपनी लाइफ के, तब उसके बाद आपको एक वहाँ पे क्रेडिट मिलेगा हर सर्वाइविंग ट्री के लिए। अब चेंजेस हो गए हैं, ये आपको चेंजेस याद रखने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये नहीं कि मैंने छोटे छोटे पेड़ लगा दिए और मैंने कहा कि 5 साल से जिंदा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उस एरिया के अंदर अगर आप ऊपर से फोटोग्राफ लेंगे तो 40% एरिया कवर्ड दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो जैसे पेड़ का एक ऊपर बनी होती है ना, जिस तरह से मशरूम टाइप पेड़ होते हैं, इसको कैनोपी बोलते हैं गाइस। ऊपर से अगर इन एरिया को देखेंगे, ऊपर फोटो लेंगे तो 40% एरिया कवर्ड होना चाहिए, तब उन पेड़ों को जो 5 साल से वहां पर हैं उनके लिए ही आपको कार्बन या ये जो ग्रीन क्रेडिट है वो मिलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब एक तो ये याद रखना है कैनोपी बेस्ड, और आफ्टर 5 ईयर्स पर जो ट्री है आपको यहाँ पर ये क्रेडिट मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, अभी जो एप्लीकेंट्स हैं इसके अंदर मान लीजिए आपने पेड़ कहीं और किसी ज़मीन पर लगा दिए, उस ज़मीन पर लगे हुए पेड़ों को चेक कौन करेगा, एक कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, ना सरकार करेगी ना आप करोगे, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इसकी होगी। और एक चीज़ और, जो आपको ये पेजेस मिले हैं, क्रेडिट मिला है आपको, जो मैंने अभी बताया आप एक्सचेंज कर सकते हो, पहले आप कर सकते थे, जिस व्यक्ति के टारगेट इस तरह के पूरे नहीं हो रहे थे आप उनके साथ उसको बेच सकते थे वो कागज़ जो आपको पहले मिलते थे, लेकिन
अब वो क्रेडिट है वो आप वो नहीं ट्रेड कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। हाँ, अगर आपकी मान लीजिए जो 5,000 करोड़ की कंपनी है उसी की कोई छोटी ब्रांच है जो 250 करोड़ की है, छोटी सब्सिडरीज हैं, उनको आप जरूर दे सकते हो, बाकी और कंपनीज को नहीं दे सकते। तो हर कंपनी को अपना अपना अचीव करना होगा ये। दिस कैन बी एक्सचेंज ओनली वंस फॉर द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, CSR या प्रोजेक्ट लिंक ऑब्लिगेशन। वंस एक्सचेंज, हाँ, आप कंपनसेटरी, मान लीजिए मेरा सोसाइटी के प्रति जो उत्तरदायित्व है जो मैं CSR के थ्रू पूरा करता था, बच्चों की पढ़ाई वगैरह को पैसे देकर उससे पूरा करता था, मैं उस अगर वो काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इस प्रकार से ये सरकार को दिखा सकता हूँ कि देखिए जी मैंने क्रेडिट, मेरे पास ग्रीन क्रेडिट है, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम किया हुआ है, तो मेरे मतलब वो वहाँ यूज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक बार अगर आपने यूज़ कर लिए वो जो पेजेस हैं जिस पे ग्रीन क्रेडिट लिखा हुआ है, आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल ना ये चेंजेस जो हैं आपको पता होने चाहिए, ऑल्दो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है, और एनवायरनमेंट जब आप एक अच्छे से कवर कर लेते हैं सभी टॉपिक्स तो आपको ये सारी चीज़ें और भी क्लैरिटी से समझ आ जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ दी मेजोराना पार्टिकल्स। मेजोराना पार्टिकल्स क्या हैं? एक पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा वर्ल्ड जो है ना, पहले हम समझते थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, लेकिन यानी कि एक एटम के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं हमें। लेकिन जब बाद में एडवांस स्टडीज़ हुई तो ये पाया गया कि कम से कम जैसे मोर देन 12 ऐसे यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरे हमारा जितना भी मैटर है वो सारी चीज़ें इन्हीं 12 पार्टिकल से बनी हुई हैं। सो गाइज उनके नाम जैसे क्वार्क्स होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, उसमें बोसोन्स होते हैं, हिग्स बोसोन होते हैं वहाँ पे। ये मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत अभी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फिजिक्स के जो स्टैंडर्ड मॉडल हैं, जिससे कि जैसे हम एटम को पढ़ते थे उसी तरह से अब हम कई तरह के ऐसे पार्टिकल्स को पढ़ते हैं जो कि किसी और चीज़ से नहीं बने हुए, यानी कि पूरा विश्व उन पार्टिकल से बना हुआ है लेकिन वो पार्टिकल किसी और 2-3 तरह के पार्टिकल से नहीं बने हुए हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल हमें ये बताता है। तो उसके अंदर ना एक पार्टिकल्स का नाम है मेजोराना पार्टिकल्स। सो मेजोराना पार्टिकल आपको ना पूरी तरह समझना नहीं है फिलहाल के लिए, आपको ये इतना याद रखना है कि ये फर्मियोन होते हैं, बस सीधा याद रखिए फर्मियोन होते हैं, और इट्स ओन एंटी पार्टिकल। जैसे एंटी पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, परंतु इनका कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये अपने एंटी पार्टिकल खुद ही हैं। तो आप बस आप मोटे तौर पे याद रखना है कि मेजोराना पार्टिकल फर्मियोन है और ये अपने खुद के एंटी पार्टिकल हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल का मतलब है पूरा विश्व इनसे बना है और ये खुद किसी और चीज़ों से नहीं बने हुए हैं। और ये यहाँ बता दिया मैंने आपको। इनको डिस्कवर किया गया था 1937 में बाय द एटोर मेजोराना, उनके नाम पर ही रखा गया इनका नाम मेजोराना पार्टिकल्स। और ये परफेक्टली सिमेट्रिकल हैं, ये भी याद रखना है आपने, सिमेट्रिक हैं ये, एंटी सिमेट्रिक नहीं है या एसिमेट्रिकल नहीं है। आपको ना सिंपल इसका एक चीज़ और याद रखनी है, इनका फ़ायदा कहाँ होता है। आपने कहना है कि ये एक प्रकार के ऐसे सुपर कंडक्टिंग वायर्स के साथ अगर हम इनको अटैच कर देते हैं तो इसकी वजह से हम क्वांटम जो कंप्यूटर्स होते हैं, गाइस क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एक होते हैं कंप्यूटर्स, एक होते हैं सुपर कंप्यूटर, एक होते हैं क्वांटम सुपर कंप्यूटर्स। तो क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो आप कह सकते हैं जो डेटा है उसको वो मिनटों के अंदर वो सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हाईली एफिशिएंट हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं। आपने सीधा बोलना है मेजोराना पार्टिकल्स जो है ना क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके अंदर हमें ये हेल्प कर सकते हैं। बस इतना अगर याद रखेंगे फिलहाल के लिए तो एनफ है। नेक्स्ट इज द ब्लू ड्रैगन्स। ब्लू ड्रैगन्स एक्चुअली क्या है कि अभी स्पेन और जो फेमारा के बीचेस हैं वहाँ पर अभी कुछ टाइम के लिए क्लोज कर दिए गए थे वो बीचेस, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ब्लू ड्रैगन्स को देखा गया था। तो ब्लू ड्रैगन्स क्या है अपने आप में, जिस तरह से समंदर के अंदर कई प्रकार के जीव मिलते हैं, उन जीवों में से एक फैमिली या एक ग्रुप का नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है मोलस्क। इसी तरह से सिलेंट्रेट्स होते हैं वहाँ पर, ये साइंस की कुछ टर्म्स हैं, आपने सिंपली याद रखना है ये मोलस्क फैमिली या मोलस्क होते हैं ये ब्लू ड्रैगन। और जिनका दूसरा नाम आपने ये याद रखना है सिंपली, सी स्वैलो, ब्लू एंजल या ब्लू ड्रैगन इनको हम बोलते हैं। ये आमतौर पे थोड़े से गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं, यानी कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स, जहाँ जहाँ मिलेगा इन्हें उन जगहों पे ये मिलते हैं। बस इतना याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखें इसके बारे में, और कुछ नहीं आप पढ़े इसमें।
और ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप में मिलते हैं। भारत के जो कोस्टल एरिया हैं, तटीय क्षेत्रों में कम मिलते हैं। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है, दैट इज दी एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डेकॉइड सिस्टम। इसको आपने FOTD सिस्टम आपसे वो पूछेगा कि रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, ये है क्या? तो आपने बोलना है कि ये एक स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि अपनी आप में एक उच्च तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन है। यानी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट चलते हैं, जब मतलब हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स बल्कि, उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस सिस्टम के थ्रू, जब उनकी तरफ कोई यहाँ पर मिसाइल थ्रेट या मिसाइल उनकी तरफ आ रही हो। तो आपने इसमें याद रखना है ये FOTD सिस्टम ये है क्या? दैट इज दी एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डेकॉइड सिस्टम, ये है। डेकॉय होता क्या है? डेकॉय एक प्रकार का डिवाइस होता है, सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम जो अपनी तरफ आने वाली जो वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सेंसर्स हैं, उनको हम कंफ्यूज कर देते हैं और वो टारगेट को हिट नहीं कर पाती हैं। तो यानी कि दुश्मन देश जो आपकी तरफ कोई मिसाइल छोड़ता है, तो डेकॉयज उस तरह के सिस्टम होते हैं जो कि आने वाली मिसाइल्स को कंफ्यूज कर देते हैं। सो गोल क्या है इसका? ताकि हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, कमांड हैं, सेंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी, उनको हम बचा सकें इनकी मदद से। ये सिस्टम किसने डेवलप किया है? इजराइल के रफाल, जो इजराइल्स राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसको डेवलप किया है। और ये लाइट वेट है, यानी कि 30 kg का है, रिट्रैक्टेबल है और रीयूजेबल सिस्टम है ये। और इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। सो बेसिकली जब भी कोई दुश्मन देश से आने वाला कोई आपकी, यानी कि हमारी कंट्री की तरफ अगर कोई लेट्स से एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई रडार या कोई मिसाइल आ रही है, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए सिस्टम को डेवलप किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनके अंदर 360 डिग्री जैमिंग सिग्नल कैपेबिलिटीज़ इसको छोड़ सकते हैं हम। और इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा यूज़ किया गया राफेल का, दैट्स अ सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट्स थ्रू दी राफेल एयरक्राफ्ट। इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ेगी आपको। और बाकी इसको छोड़ा जा सकता है फ़िलहाल के लिए। ये भी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, तो इसीलिए मैंने इसको वहाँ पे पिक किया है। तो आपको ना इस प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, FOTD क्या है, ब्लू ड्रैगन क्या है। तो जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इनके टॉपिक्स के बारे दी, इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए अनफ है। अगेन आप इनके शॉर्ट नोट्स तैयार रखें और जितना भी आपका पुराना करंट अफेयर मटेरियल है उसको आप बार बार रिवाइज़ करते चले जाएँ। तो इस तरह से आपकी जो है कंटिन्यूसली आपकी जो एक रिवीजन है, उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर ईजिली तैयार होने शुरू हो जाएंगे। और आप तक ये वीडियोस कंटिन्यूसली पहुंचती रहें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि नया कंटेंट जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।